Assalamualaikum, this is Heather Murtaza, your English teacher. I hope that you आज हम जिस नज़्म पर बात करेंगे वो है द फीड बाय अहमद नदीम कासमी। बुनियादी तौर पर ये ओरिजिनली उर्दू पोएम है और इसका टाइटल है योगा। और अहमद नदीम कासमी के बारे में हम मुख्तसर सी बात करेंगे कि अहमद नदीम कासमी बुलंद पाया उर्दू शायर थे और उनका बहुत सा कलाम ऐसा है जुबान ज़द-ए-आम है, जैसा कि आप एक नात सुनते हैं, कुछ नहीं मांगता शाम से ये शहदाद तेरा। और इसी तरह उनकी एक नज्म है वो गुलवतनी पर, जो यकीनन आपने सुन रखी होगी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे सवाल ना हो। इसी तरह उनकी गज़लें गाई गई हैं। नुसरत फतेह अली खान ने उनकी गज़ल गाई है, जब तेरा हुक्म मिला था मोहब्बत कर दी, दिल मगर इस पे वो धड़का के कयामत कर दी। तो इस तरह आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कदर अपने अपनी ज़मीन से जुड़े हुए शायर थे कि लोगों की ज़ुबान पर उनका कलाम है। जहाँ तक बात करें उनके के अहद की, उनके दौर की, वो 1916 में पैदा हुए, 2006 में उनका इंतकाल हुआ और उनके कलाम में से कुछ मैंने आपको पढ़कर सुनाया भी। ये जो पोएम है द फीड, सबसे पहले हम इसका जाहिर है इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसमें कुछ अगर मुश्किल अल्फाज आते हैं तो वो मैं डिस्कस करूंगा। अगर तो आप स्क्रीन आपके लिए क्लियर है तो वेल एंड गुड, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी बुक 3 का 71 पेज कर सकते हैं। वहां से आप जैसे ही मैं पढ़ता हूँ आप देख सकते हैं। द फीड, होल्डिंग द ग्रेन ऑफ मिलेट इन अ बीक, बाजरे का दाना अपनी चोंच में लिए थामे। होल्डिंग का मतलब अब बार बार पढ़ चुके हैं टेक्स्ट में, कैचिंग, पिकिंग। द मदर स्पैरो हैज कम टू फीड, माँ चिड़िया, अम्मा चिड़िया चोगा देने आई है। फीड उर्दू में से चोगा कहेंगे। अच्छा, पंजाबी में हमारे यहाँ इसके लिए वर्ड चोग इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने इसलिए बताया था कि आप उससे फेमिलियर हो सके। और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें परिंदा अपनी चोंच में दाना लाता है और फिर अपने बच्चों की चोंच में मुंतकिल कर देता है। The young ones are so tiny and small. बच्चे इतने छोटे हैं, tiny, little, small. From head to toe they are beaks. और आपने अगर आप पेट साथ में रखे हो, खुसूसन कबूतर रखे होगा कि जब का बच्चा बहुत छोटा होता है तो जिस्म पर कोई बालों पर नहीं होते और वो बहुत ही नहीफ होता है। चिड़िया का बच्चा भी बिल्कुल इसी तरह होता है। तो young ones are so tiny and small. जो बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे हैं। From head to toe they are beaks when they cry. जब वो चिल्लाते हैं तो वो सरतपा एक चोंच बन जाती है। तो अब ये जो इस्तेमाल है सरतपा को चोंच कहना, इसे हम कह सकते हैं कि इट इज हाइपरबोली, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मुबालगा, एग्जैजरेशन, कि उनकी जो हालत है उसको बयान करने के लिए पोएट है उसने मुबालगा इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 1 grain to be fed to the 10 young ones, एक दाना है और उसे 10 बच्चों को खिलाना है। ये जो 10 young ones हैं ये आपने ज़हन में रखना है क्योंकि MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। It was stanza number 1, stanza number 2. To whom the mother sparrow should feed. माँ किसको खिलाए? Conjoining beak with beak, चोंच से चोंच मिलाकर। Conjoining means combining. आप join से इसे याद रख सकते हैं। With whom should she solace? Solace means ढारस बंधाना, comfort उर्दू में हम कहेंगे ढारस बंधाना और इंग्लिश में इसके लिए सिनोनिम हम लिख सकते हैं कंफर्ट। फिशिंग द एटम, अब यहाँ पर पोएम में शिफ्ट है। 2 चीजें इस पोएम में है। पहला जो हिस्सा है अभी तक का जो हमने पढ़ा है वो है मदरहुड के बारे में और इसको हम नीचे में एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा है फिशरिंग द एटम, एटम को, जर्रे को तोड़ना। यू हैव लर्न्ड, तुमने सीख लिया। To weave and wail in a loud tone. To weave and wail in a loud tone. Wail का मतलब cry, song.
एक एक ऐसी चीख जिसमें दर्द, यू कैन से कराहना। तो उर्दू में जो वर्ड एक्चुअल पॉइंट में यूज किया गया है के लिए वो है हश्र वफा करना, स्प्लिटिंग द ग्रेन। अब वो एक दाना है, उसे तोड़कर बच्चों की भूख मिटाना, स्प्लिटिंग द ग्रेन। यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट। लाइफ ऑन फुट का मतलब है जिंदगी को सहारा देना। ये जब ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक्चुअल यहाँ पे यूज हुआ है वो हम देख सकते हैं। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन? क्या तुम जिस तरह तुमने एटम को तोड़ना सीखा है और एटम बम बना लिया, क्या तुम इस जर्रे को तोड़ना, कुड यू स्प्लिट द ग्रेन? क्या तुम इस जर्रे को तोड़ सकते? स्प्लिट मतलब ब्रेक, टीयर। वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 young ones। ये आप देखेंगे ये रेपिटेशन यूज की है ओरिजिनली। फर्स्ट लाइन का आखिरी स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा की आखिरी लाइन, वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 young ones, एंड सेकेंड स्टैंजा की जो लास्ट लाइन है वो भी है वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 young ones। इसके साथ साथ वीप एंड वेल में आपको पता है कौन सी टेक्निक यूज की है, बार बार पढ़ चुके हैं उसके बारे में। वो साउंड रिपीट हो रही है, इट मींस इसमें एलिट्रेशन है। अब हम उर्दू पोएम जो है वो उसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, जिससे हमें जाहिर है पोएम को समझने में ज्यादा मौका मिले। ये पोएम है, इसका मान है चोगा, और ये अगस्त 1973 में शाये हुई। बाजरे का एक दाना अपनी छूंछ में रखे, चिड़िया अम्मा चोगा देने आई। बच्चे इतने नन्हे मुन्ने से हैं, जब वो चीखते हैं सर से पंजों तक चोंचे बन जाते हैं। दाना एक और बच्चे 10 हैं, चिड़िया अम्मा किसको चोगा दे, किसको चोंच से चोंच मिलाकर ढारस दे। ये सॉलिस जो हमने पढ़ा है, ढारस दे। जर्रा तोड़ के हश्र बर्पा करना तो तुमने सीख लिया, दाना तोड़ के जिंदगी बर्पा करना इससे ऊंचा फन है। यानी कि आपने जर्रा तोड़ के दुनिया को तबाही की तरफ लेकर आया। और चिड़िया क्या करती है, वो दाना तोड़कर बच्चों में तकसीम करती है। एटम बम बनाकर आपने दुनिया को तबाही की जानिब धकेल दिया। चिड़िया क्या कर रही है, एक दाने को तोड़कर जिंदगी ले रही है। दाना तोड़ के जिंदगी बर्पा करना इससे ऊंचा फन है। क्या तुम दाना तोड़ सकोगे? दाना एक और बच्चे 10। तो इस तरह आपको इस उर्दू टेक्स्ट को पढ़कर इससे मदद मिल सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। होल्डिंग, कैचिंग, पिकिंग, बिलिंग, सीरियल, ग्रेन यानी उर्दू में हम जिसे अनाज कहते हैं, दाना, ग्रेन, टाइनी, स्मॉल, लिटिल, conjoining, combining, solace, comfort, fishing, breaking or trekking, wave, cry, song, moon, karahna, splitting, breaking or tearing. So this is all about the synonyms in this poem. जाहिर है इतने ज्यादा मुश्किल अल्फाज इसमें नहीं है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर अहमद अदीब कासमी के हवाले से एक शॉर्ट सा पैराग्राफ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद थीम भी दिया गया है, कैन रीड इट yourself. Now we are moving to the exercise. Exercise में आप देखिए, answer the following questions. What does the sparrow hold in her beak? कितना आसान क्वेश्चन है, आपको पता है अभी तो हमने पूरी पॉइंट पढ़ी है कि उसकी चोंच में क्या था, मुझे बताइए। जी हाँ, बाजरे का दाना था। तो the sparrow held in her, okay, what does the sparrow, present है, हम भी present में इसका आंसर देंगे। The sparrow holds a grain of millet in her beak and she has to feed 10 young ones, but she knows the art of breaking this grain into 10 and feed her children. Actually, if we try to understand the hidden meaning of this phenomenon, it is not just the poet is not just talking about the sparrow and the 10 young ones, but actually it is the matter of each and every household. हर घर की ये कहानी है कि माँ को गुर्बत की वजह से किस तरह मुश्किल से पालना पड़ता है। So in this way you can answer this question. Which line of the first stanza tells us that young ones have no feathers?
चलिए हम देख लेते हैं कौन सी लाइन है जो हमें बताती है कि जो बच्चे हैं उनके जिस्म पर कोई बालों पर नहीं है। तो फर्स्ट स्टैंजा में ये जो लाइन है, द लाइन, उसके बाद आप एक्चुअल टेक्स्ट लिख सकते हैं, फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीट्स व्हेन दे क्राई, tells us that there are no feathers on there are no feathers on the body of the young ones, and they are very weak because of hunger, and when they cry they become weak from top to toe. तो इस तरह इसका आंसर बहुत बहुत सिंपल है, यानी वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी लाइन ऐसी है जो हमें ये बताती है कि ये जो पोएम है इसमें के जो बच्चे हैं, चिड़िया के जो बच्चे हैं, वो सर से पा तक चोंच बन जाते हैं। ओके, हाउ मेनी यंग वंस आर टू बी फेड, बहुत आसान है, मैंने जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि उसको आपने ज़हन में रखना है। तो आप कह सकते हैं कि 10 young ones are to be fed by the mother sparrow, but she's having just one grain of millet, but she knows the art of breaking this grain and feeding her young ones. So इसमें अगर थोड़ा सा elaborate करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि the use of sparrow and the young ones is actually symbolic, and the poet wants to highlight the poverty in the society. Okay, what has the poet described in the poem? पोएम में पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है? बहुत आसान है, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि इन दिस पोएम अहमदुद्दीन कासमी हैज आर्टिस्टिकली मेड अ कंपैरिजन बिटवीन द आर्ट ऑफ द स्पैरो टू ब्रेक डाउन द ग्रेन ऑफ मिलेट टू फीड its children, to feed the young ones and give them life. And this phenomenon is compared with the art of the human beings, that human beings broke down the atom and they invented atom bomb, which actually gives destruction to the society, destruction to the world. So the sparrow is giving life through her art, and the human beings are giving destruction to the world through their art. So हम ये कह सकते हैं कि जो चिड़िया है वो जिंदगी बांट रही है और इंसान क्या बांट रहे हैं? मौत बांट रहे हैं, वो तबाही बांट रहे हैं एटम के जरिए से। और इसके साथ साथ हम और भी हवाला दे सकते हैं कि the poet is actually criticizing the wrong priorities of the world authorities, that they are not investing money to alleviate poverty, to end poverty, but they are investing in atom bombs to destroy the world. So इस तरह आप इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है वो हम यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की जाने। राइट, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो बहुत आसान है, इसमें पहले तो आपको पोएम के बारे में कुछ बताते हैं, फिर जो डिवाइसेस यूज होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अहमदुद्दीन कासमी ने इस नज़्म द फीड में बुनियादी तौर पर दो चीजों का मवाजना किया है। एक तो चिड़िया का जो गुर्बत के बावजूद, जो भूख के बावजूद एक दाने को तोड़कर अपने बच्चों को जिंदगी देना जानती है, और दूसरी जानिब इंसान है जो कि अशरफुल मखलूकात है और वो एटम को तोड़कर दुनिया में तबाही फैला रहा है। इसके साथ साथ आप डिवाइसेस की बात कर सकते हैं। डिवाइसेस में आप क्या कह सकते हैं? द राइटर हैज यूज्ड इमेजरी। जाहिर है जब राइटर मैं अगेन राइटर यूज कर रहा हूँ, यू आर यूजिंग पोएट। शायर जब कहता है कि वो अपनी चोंच में एक दाना लेकर आती है, वो इमेज हमारे जहन में बनता है। फिर वो जब ये कहता है कि बच्चे जब चीखते हैं तो वो सरतबा वीक बन जाते हैं, तो ये चीज जो है इससे मेंटल इमेजेस बनते हैं। फिर इसमें एलिट्रेशन यूज हुई है, वो एक हवाला मैंने आपको दे दिया। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि एग्जैजरेशन भी यूज हुई है।
एग्जैजुरेशन कहाँ यूज हुई है? एग्जैजुरेशन यूज हुई है जब शायर कहता है कि बच्चे जब चिल्लाते हैं तो वो सर तपा चोंच बन जाते हैं, तो ये यूज हुई है। फिर इसमें सिंबलिज्म भी है, अलामात भी हैं, वो भी इस्तेमाल हुई है। यानी ज़ाहिरी तौर पर अपेरेंटली हमें ये लगता है कि ये चिड़िया और बच्चों की बात है, लेकिन एक्चुअली ये चिड़िया और बच्चों की बात नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी की बात है कि हर घर में जो माँ है जो बच्चों को पाल रही है, उसे गुर्बत की वजह से उनको पालना ऐसे ही मुश्किल है जैसे इस चिड़िया के लिए है कि उसने एक दाने दाने से 10 बच्चों का पेट भरना है। तो इस तरह हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस पॉइंट की लिख सकते हैं। इस पॉइंट की या दीगर किसी भी पॉइंट की आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हो तो एक तो आप उसमें बताते हैं कि जो शायर है वो किस कदर कामयाब हुआ है अपनी बात पहुंचाने में रीडर्स तक, और साथ जो वो डिवाइसेस यूज करता है आप वो बताते हैं। सो इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू फील आफ्टर रीडिंग द पोएम? पोएम को पढ़ने के बाद आपको क्या महसूस होता है? तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर रीडिंग द पोएम आई फील दैट द वर्ल्ड अथॉरिटीज have set wrong priorities. They are investing money in making atom bombs, which are to destroy the world, but they are not investing the money to alleviate. Alleviate का मतलब होता है खत्म कर देना, alleviate poverty. गुर्बत को खत्म करने के लिए तो पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, लेकिन एटम बॉम्ब बनाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली दुनिया को तबाही की जानिब धकेल देता है। और इस तरह आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, जो आप फील करते हैं। अब आप जो फील करते हैं अगर उसे अपने अल्फाज में आप लिखना चाहें तो मुझे यकीनन खुशी होगी। अच्छा, इससे पहले कि हम एमसीक्यूज की तरफ जाएं, वैसे तो काफी हद तक हमने इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर लिया है, लेकिन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हम मुख्तसरन इस पे बात कर लेते हैं। आपने जाहिर है कि अभी तक आपने बहुत पढ़ लिए, आपको आइडिया है कि रेफरेंस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होती है। आपके पेपर में जो सवाल आना है दैट इज टू एक्सप्लेन द गिवन लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। पहली चीज आप क्या लिखते हैं बताइए जरा? रेफरेंस लिखते हैं। आप कहते हैं these lines have been taken from the poem The Field by अहमद नदीम कासिम, ये आपका रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या बताएंगे? कॉन्टेक्स्ट में इस पोएम में आप बता सकते हैं कि this poem the poet has artistically compared two phenomena. The first one is the art of the sparrow to split one grain to feed the young ones, the 10 young ones, and you can write that it is actually a tribute to the motherhood, that the love and affection of a mother gives comfort to the children, even there is hunger and poverty in the society. Then the other phenomenon उसको आप discuss करेंगे कि this phenomenon is compared with the talent of the human beings, that they have broken atom to make atom bomb, which is actually the source of destruction for the world, यानी डिस्ट्रक्शन से मुराद है तबाही। तो ये इन दो चीजों का कंपैरिजन इस पॉइंट में हुआ है। इस तरह इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। एक लाइन ये भी लिखी जा सकती है कि इट इज एक्चुअली क्रिटिसिज्म ऑन द प्रायोरिटीज ऑफ द हायर वर्ल्ड अथॉरिटीज, दैट दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन द बॉम्ब्स बट नॉट फॉर द पीपल। अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट हो गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, जाहिर दो स्टैंजास हैं, हम एक स्टैंजा वाइज इसके एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में हम लिख सकते हैं कि these lines the poet tells us about a mother sparrow. She is having just one grain of millet and she has to feed the 10 hungry young ones, which are very small, and they desperately need food. But the mother sparrow has just one grain, so it is very difficult for her, but she knows the art of breaking this grain to feed the young ones. So इस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम इसमें हाइपरबली का हवाला आप दे सकते हैं कि
when the poet says the young ones are so tiny and small from head to toe, their beaks when they cry. So you can say that the poet has used hyperbole, exaggeration, मुबालगा पोइट ने किया है. अच्छा, इन लाइन्स में आप देखिए कहीं आपको एलिट्रेशन नजर आती है. सो स्मॉल में एलिट्रेशन है, थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. तो हम ये कह सकते हैं कि एलिट्रेशन भी इसमें यूज हुई है. Then comes the second stanza. इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि जो माँ है उसके पास एक दाना है, किस किस की ढारस बनाए, वो किस किस को खिलाए और किसकी चोंच से चोंच मिलाकर उसे ये दाना उसके दहन में मुंतकिल करे. तो we can say that in these lines the poet wants us to feel pity for the mother sparrow, that she's having just one grain and she has to feed 10 young ones. So question arises, with whom should she solace? यानी वो किसकी ढारस बनाए, किसको खुराक दे. Then अगली लाइन्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कि from the fourth line of this stanza there comes a shift, that poet moves from the nest of the sparrow to the bird authorities, and he talks to the human beings that you have learned to break the atom, which is the source of destruction in the world, but you don't know. Do you know? Question. He makes a question. Do you know how to split the grain? Do you know how to support the life by splitting the grain? One grain to be fed to the 10 young ones. इस line पर थोड़ी सी बात कर सकते हैं. The writer, the poet has used this line twice in the poem, and with this line, the poet actually wants to highlight the poverty in the society. You can give the reference of Africa, you can give the reference of South Asia, that people are living the life of abject poverty, but their rulers are investing money in making atom bombs. You can give the example of Pakistan and India as well, that Pakistan has managed to make atom bomb. India has managed to make atom bomb, but there are areas in both of these countries in which the people are deprived of the basic necessities of life. So this is the actual thing which poet wants to tell us. So जनाब, आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि अहमद नदीम कासमी किस जानिब इशारा कर रहे हैं. वो ज़ाहिरी तौर पर तो बात यही कर रहे हैं कि एक चिड़िया है, लेकिन वो चिड़िया हर घर की माँ है. वो हर घर की माँ, खुसूसन जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उन सोसाइटीज में हर घर की माँ की बात इसमें हो रही है. तो जनाब, क्या रह गया अब हमारे पास एक्सरसाइज में? ये है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. चूज द करेक्ट आंसर. व्हाट वाज द मदर स्पैरो होल्डिंग इन अ बीक? तो ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे? ओह माय गॉड. तो क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली आंसर है मिलिट, सी ऑप्शन. द यंग मदर टाइनी एंड स्मॉल. ऐसा ही है. देखें, टेक्स्ट से देखते हैं कि वाकई ऐसा है या फिर नहीं है. तो लीजिए जी, फर्स्ट स्टैंजा, थर्ड लाइन, द यंग मदर so tiny and small. So this should be the answer of this question. How many young ones are there in the nest? कितने? 3, 12, 9, 10. Obviously 10. Name the bird that has come to feed her young ones. कौन है? कौवा है? पिजन है? पैरट है? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्या आया? स्पैरो आया. So option C is the correct answer. Read the poem and write down the missing words in each line. From head to toe they are beak. चले हम अभी इसको कंफर्म करते हैं. The mother sparrow has come to feed. One grain to be fed to the 10 young ones. चले हम इसको वेरीफाई करते हैं. और ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको टेक्स्ट जो है, जो मतन है पोएम का, उससे जुड़ना आप सीखें. तो द मदर स्पैरो हैज कम टू फीड हमारे सामने है. फ्रॉम हेड टू टो देयर आर बीक्स एंड वन ग्रेन टू बी फेड टू द
10 young ones, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस बारे में जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। खैर, अब हम बढ़ते हैं कि अगर कुछ और इसमें बाकी रह गया है तो फ्रॉम हेड टू देयर बी, वीक है और वीक्स है, भी कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये क्या है जनाब, ये है बीक्स, फ्रॉम हेड टू टू दे आर बीक्स, प्लूरल है तो आपने प्लूरल ही लिखना है। अच्छा जी, the mother sparrow has come to feed, the one grain to be fed to the 10 young ones। और यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर होता है खत्म। आई होप दैट यू गॉट द आइडिया। टेक्स्ट को बार बार पढ़ें, इसके उर्दू टेक्स्ट को भी पढ़ें, इंग्लिश टेक्स्ट को भी पढ़ें। फिर इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।